नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई सच्ची घटना के साथ। साथियों, एक महिला को अपने खूबसूरती पर बड़ा ही घमंड रहता है। वो अपने इशारे पर कई लड़कों को घुमाती थी, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसे सुनकर सभी लोग दंग रह जाते। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। और जब लोग उस महिला की हकीकत को सुनते न्यूज मीडिया के माध्यम से, तो लोग परेशान रहते कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। साथियों, शाम के 7:30 बज चुके हैं और कहानी का सिलसिला जारी है। मैं विशु राय बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। गोरखपुर में एक थाना लगता है, थाना गुलरिहा। गुलरिहा थाने के अंतर्गत एक गांव में, गांव का नाम रहता है, एक तालाब रहता है, डुमरी, जंगल डुमरी तालाब। जंगल डुमरी तालाब के किनारे जंगल डुमरी का ही रहने वाला एक व्यक्ति, उस जंगल में बहुत कम लोग आते जाते थे। अब वह सड़क के किनारे तालाब के पास 19 जून की सुबह करीब 6 बजे एक व्यक्ति शौच के लिए जाता है। व्यक्ति का नाम रहता है सुनील। सुनील शौच के लिए जाता है, तो जब वह अंदर तालाब के पास, पोखरे के पास पहुंचता है, तो वह देखता है कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति गिरा पड़ा है। अब उसे शक होता है कि कहीं व्यक्ति की हालत तो नहीं खराब है, आखिर यह व्यक्ति कौन है। जब उसके पास जाता है तो देखता है कि वह व्यक्ति मरा पड़ा है। उसके सर पर गंभीर चोटें हैं, चेहरे पर खून लगा हुआ है। बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसका कत्ल किया गया था। अब वह व्यक्ति फौरन ही पुलिस को फोन करता है। अब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और जैसे ही पुलिस पहुंचती है, वहां पर कई सौ की संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि एक नौजवान युवक का शव मिला था। अब पुलिस हैरत में थी, गांव वाले हैरत में थे कि आखिर वह व्यक्ति कौन है जिसकी बॉडी बरामद की गई है। पुलिस आसपास लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं भी उस लड़के की कोई भी जान पहचान किसी से नहीं थी, यानी कि उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। अब पुलिस उसकी बॉडी को लेकर जाती है और मोर्चरी में रखवा देती है। अब कई दिनों तक आसपास पुलिस, यानी कि 19 जून को बॉडी बरामद होती है और करीब 2 दिनों तक पुलिस आसपास के थानों में इधर उधर पता करती है, लेकिन उस व्यक्ति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हर एक ग्रुप में उसका फोटो भेजती है और आसपास कई जगह समाचार पत्रों में भी निकालती है और पंपलेट भी छपवाती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी 27 जून को एक व्यक्ति पहुंचता है गुलरिहा थाने। गुलरिहा थाने पहुंचने के बाद कहता है कि साहब, जो पंपलेट मैंने देखी है वह मेरे बेटे चिंटू कुमार की है और वह चेन्नई में रहता था। वह 14 तारीख को बेंगलोर के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। न जाने कैसे यहां पहुंचा और इसकी हत्या किसी ने कर दी। अब पुलिस उसे लेकर के, उसके पिता को लेकर के मोर्चरी हाउस जाती है। मोर्चरी हाउस जाने के बाद अब वहां से उसकी बॉडी की शिनाख्त कराती है, तो बॉडी की शिनाख्त उसी के बेटे चिंटू कुमार के रूप में होती है। अब पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बाद अब उसकी बॉडी को उसके पिता रामसूरत को सौंप दिया जाता है। रामसूरत उधर अपने बेटे की बॉडी को लेकर गांव पहुंचते हैं, तो गांव में हंगामा मच जाता है। चारों तरफ चीख पुकार गूंजने लगती है। घर में माँ बहन का रो रो कर बुरा हाल रहता है। अब किसी तरह से पुलिस अंतिम संस्कार करवाती है। अंतिम संस्कार करने के बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। अब जांच पड़ताल में जुटती है तो लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। एक पिता को मात्र फोन आया था कि वह चेन्नई से बेंगलोर जा रहा है, लेकिन वह कुछ दिन बाद बेंगलोर भी नहीं पहुंचा और पिता उसका इंतजार कर रहे थे, फोन बंद आ रहा था। अब इधर पुलिस को मामला गंभीर लगता है। गंभीर मामले को देखते हुए पुलिस अब उस लड़के का फोन नंबर लेती है। फोन नंबर लेने के बाद साथियों अब उसे उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि जिस दिन वह चेन्नई से चला था, उसके अगले दिन यानी कि 18 जून की रात में उसने एक महिला से बात की थी। अब जब पुलिस पूछताछ करने के लिए अब उस महिला को बुलाती है, तो वह महिला एक ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनने के बाद सभी लोग दंग रह जाते, पैरों तले जमीन खिसक जाती। दरअसल साथियों, गुलरिया क्षेत्र का रहने वाला लड़का चिंटू कुमार के गांव में ही
एक गांव के पास में ही एक गांव में एक बेहद ही खूबसूरत चर्चित महिला जिसका नाम प्रियंका रहता है। प्रियंका की शादी पास के ही एक गांव में होती है और प्रियंका बेहद ही खूबसूरत महिला रहती है। शादी से पहले ही उसकी उस चिंटू कुमार से जान पहचान रहती है। अब एक दिन जान पहचान आते जाते उसके घर पर धीरे धीरे जान पहचान आगे बढ़ती है और उस लड़की प्रियंका से चिंटू की बहुत ही करीबी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। अब मित्रता इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उधर चिंटू कुमार प्रियंका को बेहद चाहने लगता है, प्रियंका भी चिंटू कुमार को दिलो जान से चाहने लगती है। लेकिन इधर घर वाले अब प्रियंका की शादी कहीं और करने की सोच रहे थे। प्रियंका को भी नहीं पता था। अब इधर प्रियंका जब आखिरी बार अपने प्रेमी से मिलकर अपने घर आती है तो उसे पता चलता है कि पास के ही एक क्षेत्र में एक व्यक्ति से उसकी शादी तय हुई है और वह बेहद ही हैंडसम लड़का है। अब उसका जब फोटो प्रियंका देखती है तो प्रियंका भी देखती है कि वह चिंटू से काफी अच्छा लड़का है। अब उसे शादी के लिए प्रियंका हाँ कर देती है। कुछ ही महीनों बाद प्रियंका की उस लड़के से शादी हो जाती है। लड़के का नाम प्रीतम रहता है। प्रीतम से शादी हो जाती है। प्रीतम अपनी दुल्हनिया को बेहद खुश रखता है। कई महीनों तक दोनों काफी खुश रहते हैं। लेकिन इसी बीच प्रीतम की बहन का एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल रहती है, जिसका नाम रहता है विजेंद्र। विजेंद्र भी बेहद हैंडसम रहता है। अभी शादी विवाह हुआ नहीं था। अब वह अपने मामा के घर आने लगता है। मामा के घर आते जाते मामी से उसकी काफी नजदीकियां बढ़ जाती है और इधर मामा अब शादी विवाह के बाद पत्नी की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, घर वालों की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अब बड़े शहर कमाने के लिए निकल जाता है। और जब उधर पति शहर कमाने के लिए निकल जाता है तो अब इधर जो प्रियंका की लत रहती है अब वो बेहद परेशान हो जाती है। अब वो अकेले कभी फोन पर बिजी रहती तो कभी टीवी देखती, कभी लोगों से चैट कर लेती। इसी बीच चिंटू का भी फोन आता, उसके प्रेमी का, उससे भी बातचीत करती। चिंटू बेहद परेशान रहता। वह कहता तुम्हें शादी के लिए मना कर देनी चाहिए थी। लेकिन प्रियंका कहती कि देखो मैं तो प्यार तुम्ही से आज भी करती हूँ। अब घर वालों की मर्जी थी, मैं क्या कर सकती थी। अब मैं माँ बाप के अरमानों को नहीं तोड़ सकती थी। माँ बाप की इज्जत का सवाल था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन घर वालों ने नहीं माना, जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। अब इधर चिंटू काफी परेशान था। अपनी प्रेमिका प्रियंका के धोखे को, बेवफाई को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब इसी बीच फिर से वह छुप छुप कर अब उसके ससुराल आने लगता है। फोन कर रातों रातों को फोन करता था और नई नवेली दुल्हन छुप छुप कर उससे मिलती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और उसके बाद अपने घर चली जाती थी। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। दोनों छुप छुप कर मिलते थे। अक्सर कर प्रियंका अपने मायके रहने लगती थी। जब पति बाहर था तो प्रियंका किसी न किसी चीज का बहाना कर अब अपने मायके चली जाती थी। अब मायके जाने के बाद वह आसानी से अपने प्रेमी चिंटू के साथ मिलती थी। अब उधर मिलते मिलते दोनों एक दूसरे को अभी भी प्यार करते थे। और उसके बाद एक दिन प्रियंका जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में भांजा ब्रजेंद्र आता है। और ब्रजेंद्र जब आता है तो वह मामी से बैठकर बातचीत करने लगता है। घर में उसके माता पिता यानी कि सास ससुर रहते हैं और पति बाहर कमा रहा था। अब इधर ब्रजेंद्र अपनी मामी से बातचीत करते करते अब दोनों की काफी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ब्रजेंद्र अपनी मामी को दिल दे बैठता है और मीठी मीठी बातें सुनकर ब्रजेंद्र की उसकी मामी प्रियंका भी ब्रजेंद्र को दिल दे बैठती है। वो अभी बेहद चाहने लगती है। उधर नया नवेला नई उम्र का नौजवान लड़का, उधर 28 साल की प्रियंका, इधर 22 से 23 साल का लड़का ब्रजेंद्र अब अपनी मामी को बेहद प्यार करने लगता है। अब उससे फोन पर बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते अब एक दिन दोनों एक दूसरे को बताते हैं। भांजा बताता है कि मामी आप बहुत खूबसूरत हो, आपसे मिलने को दिल करता है और मेरी एक प्रेमिका थी जो आप जैसी थी। अब वह उससे मेरा छुटकारा हो चुका है और उसकी शादी हो चुकी है, बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। और मामी इधर अब भांजे के प्यार में पड़ती है और मामी इंतजार कर रही थी कि कब उसका भांजा उसे हाँ करे। अब भांजा कहता है कि मामी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। अब इतना सुनते ही प्रियंका कहती है कि ठीक है कल तुम आ जाओ।
अब अगले ही दिन सुबह नहा धोकर के ब्रजेंद्र अपने घर से कहता है कि वो मामा के घर जा रहा है, मामी और नाना से मिलने के लिए। अब घर से निकलता है, मामी के पास पहुंचता है। सब कुछ सही चल रहा था, रात होती है। रात को जब उसके नाना नानी सो जाते हैं तो वो अलग कमरे में गेस्ट रूम में सो रहा था। कुछ देर बाद वह देखता है कि सभी लोग सो गए हैं, तो रात करीब 11 बजे उठता है, अपने मामी के कमरे में जाता है, प्रियंका के कमरे में जाता है, प्रियंका से बातचीत करने लगता है और फिर उसके साथ पूरी रात गुजारता है। इस बीच उसके साथ वह शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। अब मामी भी बेहद खुश रहने लगती है और इधर भांजा भी बेहद खुश रहने लगता है। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, दोनों एक दूसरे से चैट करते थे, बातचीत करते थे। अब मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि भांजा अक्सर कर नानी के घर आता था, 3-4 दिनों तक रुकता था और अपनी मामी को लेकर मार्केट वगैरह, बाजार वगैरह घुमाने के लिए जाता था। वहाँ ले जाकर वह मार्केट में रेस्टोरेंट भी घुमाता था, इधर उधर घुमाता था। तभी एक व्यक्ति उसे देख लेता है उसके भांजे के साथ, और जो दोनों का रवैया था वह बिल्कुल पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका की तरह था, रहन सहन। अब लोगों को शक होने लगता है और उस लड़के को भी शक होता है। अब लड़का जो रहता है, जो देखता है उस लड़की और लड़के को, वह चिंटू का दोस्त रहता है, चितुआ ताल का रहने वाला होता है और चिंटू भी चितुआ ताल का ही रहने वाला होता है। वह चिंटू को फोन करता है और कहता है कि यार, तुम्हारी जो प्रियंका प्रेमिका थी वो किसी नए लड़के के साथ देखी गई है ससुराल में। वो कोई विजेंद्र नाम का लड़का है, उसका भांजा लगता है, उसके साथ आजकल घूम रही है। और देखने से बिल्कुल साफ मालूम चल रहा था कि दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। जो बैठने का तरीका था, जो बात करने का तरीका था, बड़ा ही अजीब था। अब जैसे ही चिंटू यह बात सुनता है, अब वह परेशान होने लगता है, परेशान होता है और अपनी प्रेमिका प्रियंका को फोन करता है और कहता है कि देखो, सुनने में आया है कि आजकल तुम्हें नया प्रेमी मिल गया है, तुम अपने भांजे विजेंद्र के साथ संबंध में हो, रिलेशन में हो, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब वह कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वह तो अपना रिश्तेदार है, भांजा है, भांजे के साथ भला ऐसा कैसे कोई कर सकता है। अब इधर वह चिंटू को भूलना चाह रही थी और अपने पति और अपने भांजे के साथ बेहद खुश थी, और भांजा विजेंद्र वह सब कुछ देता था जो उसकी मामी प्रियंका को चाहिए था। अब इधर प्रियंका परेशान होती है और चिंटू से कहती है कि देखो, अब तुम फोन करना बंद कर दो, क्योंकि मेरे घर पर कई लोग अब मुझे शक करते हैं कि आखिर मैं कहाँ बात करती हूँ। अब इसी बीच एक दिन उसका पति फोन करता है, तो वह चिंटू से बातचीत कर रही थी, तो फिर अपने पति का वेटिंग आता हुआ देख वो डर जाती है, और फिर जब पति को फोन करती है तो पति भी उसे खरी खोटी सुनाता है। तो बताती है कि वह अपने भांजे विजेंद्र का फोन था, उसी से बातचीत कर रही थी। पति कहता है ठीक है, लेकिन मेरा फोन रिसीव कर लिया करो, क्योंकि काम धाम इतना रहता है कि मुझे समय नहीं मिलता है। अब इधर वह चिंटू से बात करना कम कर देती है। अब चिंटू बेहद परेशान होने लगता है। अब एक दिन वह अपने प्रेमिका को फोन करता है, कहता है मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए अपने घर से बाहर आओ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। अब वह छुट्टी लेता है, छुट्टी लेकर अपने गांव आता है। गांव आने के बाद प्रेमिका प्रियंका के गांव जाता है। गांव जाने के बाद छुपकर उसे मिलने के लिए बुलाता है, और मिलने के बहाने उस रात उसके साथ वो सब कुछ करता है जो वह चाहता था। उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और उसके बाद बताता है कि देखो, मेरे पास तुम्हारी कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो पिछले समय में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खिंचवाई भी थी, और कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जो तुमने मेरे साथ बनाई भी है। जो हम दोनों ने किया है उसका सारा प्रूफ मेरे पास है। अगर मैं यह सबूत तुम्हारे पति को भेज दूंगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा। अब इस पर वह डरने लगती है, कहती है कि देखो, ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, तो थोड़ी बहुत परेशानियां मुझे भी है, कुछ समझा करो। अब वहां से समझा बुझा कर वह भेज देती है। कुछ दिनों बाद फिर विजेंद्र जाता है। विजेंद्र उसके साथ रातों को सो रहा था, तभी वह फोन करता है और फिर परेशान करने लगता है कि मुझसे बात करो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं, एक काम करो कि चलो शादी कर लेते हैं, कहीं भाग चलते हैं। लेकिन प्रियंका मना कर देती है। और इसी बीच विजेंद्र सारी बात सुन रहा था। विजेंद्र अपनी मामी से पूछता है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, तो उसकी मामी बताती है कि देखो, यह मेरा पुराना प्रेमी है और यह मेरे साथ कई बार संबंधों में रहा है और मुझे परेशान करता है, और यह बात अपने मामा को मत बताना। विजेंद्र भी अब बेहद प्यार करता था अपने मामी को। वह कहता है मुझे पास से कोई मतलब नहीं है, मामी तुम मुझे इतना प्यार करती हो, अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा, आखिर मामला क्या है। प्रियंका कहती है कि देखो,
उसके पास मेरे कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं जो वह शेयर करने की धमकी देता है और मैं बेहद परेशान हो चुकी हूँ। एक बार वह मेरे साथ होटल गया था, तो होटलों में वो मेरे साथ संबंध बनाया था और उसी रात में वो मेरी फ़ोटोज़ भी खींचा था और साथ में दोनों की वीडियोज़ भी है। अब मुझे डर लगता है कि कहीं वह किसी को दिखा ना दे। अब मैं क्या करूँ? अब वो परेशान होती है और परेशान होकर दोनों प्लान बनाते हैं। अब साजिश के तहत वो चिंटू को फ़ोन करती है और कहती है कि ठीक है, तुम ट्रेन पकड़ लो और जल्दी घर आ जाओ और चलो हम दोनों भाग चलते हैं। अब इतना कहते ही चिंटू बहुत खुश होता है और अब नई नई उम्मीदें लिए वह चेन्नई से ट्रेन पकड़ता है और सीधे गोरखपुर पहुंचता है। तभी उसके पापा का फ़ोन आता है, पिता का। तो पिता को बताता है कि वह चेन्नई से बेंगलोर कुछ काम के लिए जा रहा है। कुछ दिनों में वह वापस लौट आएगा, तो फिर आकर वह घर आएगा। और इसी बीच पुलिस को एक लाश बरामद होती है। अब जब 19 जून को लाश बरामद होती है और 14 जून को वह चेन्नई से बेंगलोर के लिए निकला था, यानी कि वह गोरखपुर आता है। गोरखपुर आने के बाद वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अब उसके मायके जाता है। अब वह वहाँ से मायके चली जाती है और मायके जब वह जाता है तो मायके में वो एक जगह लगती है जो जंगल डुमरी पोखरा होता है, जिसे कुछ लोग तालाब भी कहते हैं, पोखरा भी कहते हैं। वहाँ बुलाती है रात को, और रात को बुलाती है और उससे जैसे ही वह आता है उसे अपने आगोश में लेती है, बाहों में भरती है और उसे प्यार करने के बहाने उसे भरमाती है। और तभी पीछे से 3 व्यक्ति, एक उसका भांजा विजेंद्र और 2 और लड़के उसके रिश्तेदार आकाश और शिव, जो विजेंद्र के काफ़ी खास थे, मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसकी लाठी और डंडों से मारकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। चेहरा भी ईंट पत्थर से कूच देते हैं ताकि उसे कोई पहचान न सके। अब बुरी तरह मारने के बाद अंततः उसका गला भी दबा देते हैं ताकि वह बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अब मारने के बाद कुछ देर तक वहाँ इंतजार करते हैं और जब उसकी सांसें बिल्कुल नहीं चलती है तब वहाँ से वह तीनों फरार हो जाते हैं और प्रियंका अपने घर चली जाती है, मानो कहीं कुछ हुआ ही ना हो। अब कई दिन बीत जाते हैं। प्रियंका बेहद खुश थी कि अब तो रास्ते का कांटा दूर हो चुका है। अब वह बेहद खुश थी विजेंद्र के साथ। विजेंद्र भी कई रात अपनी मामी के साथ गुजारता है। इधर कई दिन हो जाते हैं। 18 जून की रात को हत्या हुई थी और इधर 27 जून को उसके पिता पहुंचते हैं और अपने बेटे की शिनाख्त करते हैं और शिनाख्त करने के बाद अब उसके दाह संस्कार करते हैं। पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है और पता चलता है कि प्रियंका से इसकी बातचीत हुई थी। प्रियंका सारी जो भी बातें थी वह टूट जाती है और बताती है। वह ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल कर पैसे की भी मांग करता था और उसके साथ रेप जैसी बार बार घटना को अंजाम देता था, जिससे वह बेहद दुखी थी। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो यह भी पता चलता है कि विजेंद्र का भी उससे प्रेम संबंध था, यानी कि भांजे के साथ उसका रिश्ता था। दोनों अपना अपना गुनाह कबूल करते हैं और पुलिस चारों को गिरफ्तार करती है और चारों को गिरफ्तार कर भांजे और मामी प्रियंका को कत्ल के जुर्म में चिंटू के और चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जब यह खबर साथियों न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक तो पहुंचती है तो लोग हैरान थे कि आखिर हमारे समाज में यह चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। आज का समय बहुत ही बलवान भी है और खतरनाक भी है। जरूरत है हर पल सतर्क रहने की। साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। रामनाथ कुमार जी हैं, श्रीनगर से सीआरपीएफ में हैं। सोहनलाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जी हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं। प्रांशु प्रताप सिंह है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता जी हैं, यह भी उत्तर प्रदेश मऊ के ही रहने वाले हैं। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई हो। साथियों, अगर कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करके अपना इस कहानी पर राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।